Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. My name is Prashant Dhawan. So let us begin. देखिए इस वीडियो में सबसे पहले हम द हिंदू के जो वर्ड्स हैं, सब फ्रेजेस वगैरह जो भी हैं सब डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ईडियम है एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक, वो डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी फेमस ईडियम और काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा. ऐसा समझाऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं. सबसे पहले वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू. ये इतना एफर्ट आई थिंक बहुत ही कम लोग करते हैं यूट्यूब पे. आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कोई और करता है. डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, फ्रॉम द आर्टिकल्स फॉर यू एवरी सिंगल डे. अकेलीज़ हील काफ़ी इंटरेस्टिंग है. देखिए अकेलीज़ हील का अर्थ होता है एक कमज़ोरी, एक वीक पॉइंट, एक छोटी सी ऐसी कमज़ोरी जो इवेंचुअली एक आदमी के फेलियर का कारण बने. ठीक है. और हम ये भी कह सकते हैं वीक स्पॉट, वीक पॉइंट, वीकनेस, वनरेबल स्पॉट, सॉफ्ट अंडरवेली. तो यहाँ पे द हिंदू में ये इन्होंने यूज़ किया है. उत्तर प्रदेश वॉज सीन बाय मैनी एनालिस्ट्स एज बीजेपीज अकेलीज़ हील. तो बीजेपी की कमज़ोरी मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे वो पक्का हार जाएंगे, मगर हुआ उल्टा ऑफ कोर्स. देखिए अकेलीज़ हील की कहानी क्या है. अकेलीज़ देखिए एक बहुत ही फेमस शूरवीर थे ग्रीक माइथोलॉजी में. तो ग्रीक माइथोलॉजी में क्या था कि अकेलीज़ जब बच्चे थे तो एक रिवर थी जिसमें अगर आप किसी इंसान को डुबोएं तो उसका शरीर बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है. तो इनकी मदर ने बचपन में अकेलीज़ को उस रिवर में डुबोया ताकि उनका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाए और उनको युद्ध में कोई हरा ना पाए. मगर उनसे गलती ये हो गई कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो उन्होंने उसके हील से, जो हील होता है पैर पर, उससे उसको पकड़ा. ठीक है. तो पानी हर जगह लग गया मगर हील को नहीं लग पाया. महाभारत में भी कुछ हद तक सिमिलर कहानी है दुर्योधन की, वो भी कुछ ऐसा ही है, वज्र का शरीर हो जाता है वगैरह. तो यहाँ पर हील उनका जो वो सूखा रह गया. तो बाकी शरीर तो उनका बहुत स्ट्रांग था वॉर में, कहीं भी कुछ तलवार वगैरह लगती थी कुछ नहीं होता रहा. मगर हील पर एक बार जब उनको एक एरो लगा उसी से उनकी मौत हो गई. तो अकेलीज़ हील तब से माना जा रहा है एक स्मॉल, एक वीक पॉइंट जो इवेंचुअली एक आदमी के डाउनफॉल का कारण बने. तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं. यू कैन से इट सीम्स टू मी दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट डेथ ऑन अर्थ एज पार्ट ऑफ आर ह्यूमन फ्लॉ एज आर अकेलीज़ हील. तो देखिए इंसान का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, हमारी बॉडी बूढ़ी हो जाती है फिर हम मर जाते हैं. तो ये क्या है, इट इज़ आर अकेलीज़ हील. एक कमज़ोरी है हमारी और हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये हमारे एक परमानेंट कमज़ोरी है. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द लैक ऑफ एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन. कोई भी यहाँ पे स्मार्टफोन एंथुजियास्ट है उनको काफ़ी मज़ा आएगा ये सेंटेंस पढ़ के. द लैक ऑफ एन एमोलेड, एन होना चाहिए सॉरी, एन एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन इज़ दैट फोन्स अकेलीज़ हील. तो कमज़ोरी है कि उसका जो स्क्रीन है वो एमोलेड नहीं है, कुछ भी कह लो. ठीक है. कोई फीचर नहीं है, स्क्रीन साइज छोटा है या जो भी है, उसकी वो कमज़ोरी है. ठीक है. तो मैं चाहूँगा आप अकेलीज़ हील पर एक सेंटेंस भी बनाए. काफ़ी आप क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं. आगे देखिए लिखा है बाय विनिंग 325 सीट्स द बीजेपी अलायंस हैज़ पुट पेड टू ऑल सच प्रोग्नोस्टिकेशंस. अच्छा ये अभी वर्ड जो है ये अभी डिस्कस करेंगे. पुट पेड टू, देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है. आई डोंट थिंक आप में से ज़्यादा लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दो. तो देखिए पुट पेड टू का क्या अर्थ होता है. इसका अर्थ होता है एब्रप्टली किसी चीज़ को रोक देना. तो बीजेपी ने क्या रोका वो भी खैर बताऊंगा आपको. तो बीजेपी हैज़ पुट पेड टू मतलब अचानक से रोक दिया है, या एक तरीके से कोई चीज़ आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, नॉट फिजिकली, मतलब उसको बाय फैक्ट्स या अपनी जीत से आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो. तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेज हैं. विराट कोहलीज इंजरी पुट पेड टू इंडियाज चांसेस ऑफ विनिंग द टेस्ट सीरीज. तो इंडिया के जो भी चांसेस थे टेस्ट सीरीज जीतने के, उस पर अब विराम चिन्ह लग गया क्योंकि विराट कोहली अब इंजर्ड हो गए बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. उसके अलावा अभी भी कह सकते हो माई रूड बिहेवियर पुट पेड टू एनी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स इन द क्लास. तो रूड बिहेवियर आप दोगे तो कोई क्लास में आपका दोस्त बनेगा नहीं. सो पुट पेड टू मतलब एक तरीके से रोक दिया, एक विराम चिन्ह लगा दिया. ठीक है. अब देखते हैं बीजेपी ने किस चीज़ पर यह विराम चिन्ह लगाया. अब देखिए प्रोग्नोस्टिकेशंस होती हैं प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान, भविष्यवाणियाँ. तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा अगर हम ये पैराग्राफ पढ़ें तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा.
UP was seen by many analysts as the BJP's likely Achilles heel, the one most likely to derail its election dynamic. By winning 325 seats, the BJP alliance has put paid to रोक दिया है all such prognostications। सारी जो ऐसी भविष्यवाणियाँ थी कि बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी की कमज़ोरी है, आगे जाके वगैरह बीजेपी को इससे लॉस होगा, उस सारी की सारी प्रोग्नोस्टिकेशंस में बीजेपी ने विराम चिन्ह लगा दिया जीत के बाद। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इंग्लिश में और जो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वो ये हैं कि एस्टिमेट, ये फोरकास्ट, प्रिडिक्शन, कैलकुलेशन, प्रोग्नोसिस, रेकनिंग, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रोग्नोस्टिकेशन तो सीधी सी बात है, एक नाउन हो गया। अब आपको एज ए वर्ब यूज़ करना है, क्रिया के रूप में आपको यूज़ करना है, तो सीधी सी बात है प्रोग्नोस्टिकेट करोगे। प्रोग्नोस्टिकेट में देखिए इसका एक सिनोनिम हो ये भी हो सकता है प्रोफेसी। प्रोफेसी का भी यही मतलब होता है कि आगे कुछ हो रहा है उसकी भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यू कैन से ही क्लेम टू हैव द पावर्स टू प्रोग्नोस्टिकेट द फ्यूचर इवेंट्स। वो कहता रहा कि मेरे पास पावर्स हैं कि मैं आने वाला जो भी होगा काल उसका मैं बता दूंगा कि क्या होगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इट इज़ टू डिफिकल्ट टू प्रोग्नोस्टिकेट द रिजल्ट ऑफ 2019 जनरल इलेक्शंस। कुछ भी लिख लो, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोग्नोस्टिकेट द रिजल्ट ऑफ एशेस 2020 है, जो भी आपका मन कर रहा है। अच्छा, ये भी आप कह सकते हो कि आई पे नो अटेंशन टू प्रोग्नोस्टिकेशंस। जो भी भविष्यवाणियाँ होती है, जो भी पूर्वानुमान लोग लगाते हैं, मैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो मैंने यहाँ पे आपको एज ए वर्ब कैसे यूज़ करना है वो भी दिखा दिया है, एज ए नाउन कैसे यूज़ करना है वो भी दिखा दिया है। देखिए आगे एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच ओरिजिन का फॉरेन वर्ड है। फ्रेंच एक्सेंट में तो इसको एलोन कहोगे आप, बट हम सब लोग फ्रेंच नहीं, हम लोग देसी लोग हैं, तो हम ऐलान कह सकते हैं, ठीक है, कोई काटेगा नहीं। तो यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ किया है, कांग्रेस सीम्स टू हैव लॉस्ट मच ऑफ इट्स पास्ट एलॉन। अच्छा, तो देखिए इसका अर्थ ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव वर्ड्स का एक मिक्सचर होता है एलॉन। यू कैन से एनर्जी, स्टाइल, एंथुजियाज्म, स्मार्टनेस, सॉरी मार्टनेस नहीं, ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, स्मार्टनेस, एलिगेंस, ग्रेसफुलनेस, पॉइज, पॉलिश, सुआवनेस पढ़ा होगा आपने, सुआव, ठीक है। सुआव भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। सुआव का भी यही मतलब होता है, स्टाइल, एक पॉइज, थोड़ा एक उत्साह भी हो, ठीक है। सारे ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये सारे जो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये इन सब का मिक्सचर होता है एलॉन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आई थिंक एलॉन माइकल जैक्सन पे सबसे बढ़िया फिट बैठता है। माइकल जैक्सन वॉज नोन टू परफॉर्म विद अनमैचेबल एलॉन ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे जो माइकल जैक्सन का एक ग्रेस, एलिगेंस, एनर्जी, एंथुजियाज्म, पॉइज, सुहावनेस होता रहा, तो इट वॉज अनमैचेबल। उसके अलावा देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा एलॉन का, क्लमजीनेस, ठीक है, सबसे बेस्ट एंटोनिम है इसका क्लमजीनेस। आगे देखिए आप लोगों के लिए एक MCQ है, SSC CHSL 2012 के एग्जाम में ही आ रखा है, ब्लिस। आपको बताना है कि ब्लिस का अर्थ क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा गूगल यूज़ किए बगैर, क्योंकि मज़ा तभी आता है। देखिए अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोलेट। कोलेट देखिए इसका अर्थ होता है, दो अर्थ, मीनिंग इसके दो हैं वैसे, मगर एसेंस सेम है। समझाता हूँ। देखिए इसका अर्थ होता है एक सभी जगह से सूचना एकत्र करना। तो आप क्या कर रहे हैं इंग्लिश में, आप असेंबल कर रहे हैं, आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, यू आर गैदरिंग, ठीक है। तो ये तो इसका एक अर्थ हो गया। दूसरा ये भी होता है, आप जब आपके पास खूब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, व्हाट डू यू डू विद इट, आप थोड़ा कंपेयर करते हो उसकी तुलना करते हो, ठीक है, उसको देखते हो कि विच वन इज़ मोर यूजफुल। तो दोनों इसके मीनिंग है। तो यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत सेंटेंस है, इसको पूरा जो इसका मीनिंग है एनकैप्सुलेट कर देता है। एनकैप्सुलेट मतलब बहुत ही, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, संजो देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नासा कलेक्ट्स एंड कलेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर गैलेक्सीज। तो दूसरी जो गैलेक्सीज होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहले तो एकत्र करती है, उसके बाद तुलना करती है इन्फॉर्मेशन की कि ये यहाँ से आई है, यहाँ से आई है। तो इसका जो एंटोनिम होगा अगर पूछेंगे तो नहीं, मगर आप कह सकते हो डिस्पर्स, ठीक है, सबसे बढ़िया इसका एंटोनिम है डिस्पर्स। आगे देखिए आपके लिए एक और MCQ है, ये SSC CGL 2014 में आया था, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का आपको अर्थ बताना है, आपके सामने ऑप्शंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा एंड आपको आंसर जो है इसका PDF फाइल में मिल जाएगा, जो PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होती है एवरी सिंगल।
देखिए अगला शब्द है ग्रफ। ग्रफ का अर्थ होता है एक कर्कश भारी सी आवाज़ के लिए यूजुअली यूज़ होता है ये। रफ पिच काफ़ी कम हो, उसकी होर्स सी आवाज़ हो, हार्श आवाज़ हो, थ्रोटी हस्की सी आवाज़ हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। ही हैड अ डीप ग्रफ वॉइस बट एटलीस्ट ही हैड अ गुड वोकेबुलरी। सो ये है ग्रफ। यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट। काफ़ी बार हमको समझ नहीं आता कि किसी की वॉइस को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सा एडजेक्टिव आप यूज़ करें। सो हियर यू हैव इट, ग्रफ। तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो हो सकते हैं जेंटल, माइल्ड, नॉन इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग याद है आपको? देखो इंटिमिडेटिंग का जो अर्थ होता है, या आपको अगर याद हो, भय दर्शन होता है जो आपको थोड़ा बहुत इंटिमिडेट करे, ठीक है। तो नॉन इंटिमिडेटिंग इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, जिससे आपको कोई आपको यू डोंट फील इंटिमिडेटेड, यू फील ठीक है, माइल्ड सा, जेंटल सी, टेंडर सी आवाज़ है, ठीक है। सो याद रखिएगा ग्रफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बाय द वे। देखिए अगला शब्द है रैबल। रैबल देखिए एक झुंड होता है लोगों का जो ज़्यादातर थोड़े वल्गर होते हैं, ठीक है, और जो अच्छे लोग नहीं माने जाते। रैबल ज़्यादातर उनका माना जाता है जो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो ख़राब लोग हैं, ठीक है। काफ़ी जगह आपको बुक्स में भी मिलेगा ग्रुप ऑफ वल्गर पीपल, ठीक है। बाकी ये भी हो सकता है मॉब, क्राउड, डिसऑर्डरली क्राउड, थ्रॉन्ग, गैंग, डिसऑर्डरली क्राउड, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। एज गांधी जी स्टेप्ड आउटसाइड ही हैड टू फेस अ रैबल ऑफ एंग्री यूथ हु डिमांडेड एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट सेविंग भगत सिंह। तो ठीक है, अपने आप में क्लियर हो रहा है सेंटेंस। तो गांधी जी बाहर निकले, उनको किसका सामना करना पड़ा? ही हैड टू फेस अ रैबल ऑफ एंग्री यूथ, ठीक है। तो काफ़ी हद तक एक ग्रुप सा था, एक मॉब सा था, काफ़ी गुस्से में थे वो लोग, और दे वर ऑल यंग। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो लोग वल्गर थे, अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। ये अब वर्ड्स को ऐसा नहीं होता कि कहीं पढ़ लिया और वही उसका मीनिंग है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। तो डिपेंड करता है कि आप किस संदर्भ में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो इसका एंटोनिम होगा वो ये हो सकता है इलीट, ठीक है, अपर क्लास जो लोग होते हैं बिल्कुल ही तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखिए अगला वर्ड है एक्सरसाइज। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में इसको यूज़ किया था। टाइम टू एक्सरसाइज द स्लेजिंग गोस्ट। देखिए एक्सरसाइज होता है, वैसे तो मतलब 90% तो इसको यूज़ करते हैं जैसे कोई भूत या कोई स्पिरिचुअल कोई डीमन हो, ठीक है, स्पिरिट हो गई, इवल स्पिरिट, उसको भगाने के लिए उसको जो प्रोसेस होता है उसका वो होता है एक्सोर्सिज्म। तो एक्सरसाइज करना मतलब उस भूत को वहाँ से भगाना। मगर ज़रूरी नहीं है भूत या भूत प्रेत के लिए यूज़ हो, किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है टू ड्राइव आउट। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि शी फेल्ड टू एक्सरसाइज द बैड हैबिट्स इन द कॉरपोरेशन, ठीक है। तो उसको बाहर निकालने में वो असमर्थ रही। तो यहाँ पे उन्होंने स्लेजिंग के लिए कह दिया है, स्लेजिंग गोस्ट। तो कि अब टाइम आ चुका है कि जो स्लेजिंग का जो भूत है उसको हम भगा दें। तो यहाँ पर एक और ये एक सेंटेंस है, वेरी ऑर्थोडॉक्स सेंटेंस, काफ़ी जगह यूज़ होगा ये। आई इवेंचुअली गेव अप मतलब हार मान ली। आई थ्रू इन द टावल आई इवेंचुअली गेव अप एंड कॉल्ड अ प्रीस्ट टू कम ओवर एंड एक्सरसाइज द डिमोनिक स्पिरिट्स। यार डोमेस्टिक स्पिरिट्स कौन होते हैं? डोमेस्टिक भूत, अच्छा। तो डिमोनिक स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मैंने एक प्रीस्ट बुलाया। सो याद रखिएगा। बाकी इसको इन्होंने स्पोर्ट्स सेक्शन में ऐसे भी यूज़ कर लिया है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इट कैन बी यूज लाइक दिस एज वेल। एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक, बहुत ही शानदार फेमस इडियम है, यू मस्ट नो अबाउट इट। देखिए पहले तो ये यहाँ पर जो है एल्बाट्रॉस, इसका अर्थ समझा देता हूँ। एल्बाट्रॉस एक चिड़िया होती है, ठीक है। इट इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ बर्ड। ज़्यादातर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर मिलती है। एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक क्यों? देखिए पहली बात तो इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है एक बोझ, एक अनोइंग सा बर्डन जो आपको परेशानी दे रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप ये भी कह सकते हैं अ बर्डन विच सम अनफॉर्चुनेट पर्सन हैज़ टू कैरी। एक अभाग्य इंसान को जो कोई बोझ कैरी करना होता है, तो वो क्या है? इट इज़ एन एल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक। अच्छा, तो इसका ये ओरिजिन क्या है वो समझाता हूँ आपको, सारी उम्र याद रहेगा इससे। देखिए सैमुअल टेलर एक बहुत ही फेमस एक इंग्लिश भाषा में एक पोएट हुए हैं। तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी एक बार, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर। बहुत ही लंबी पोएम है, बहुत लंबी पोएम है, ठीक है।
और ये 17वीं सेंचुरी में लिखी गई थी, और 17 या 18 सेंचुरी आई थिंक, याद नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर, आई थिंक 17 थी। सो देखिए ये जो पोएम थी उसमें था क्या बेसिकली, पोएम में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है सेलर्स का, वो पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते समय, पैसिफिक की हिंदी क्या होती है बाय द वे, प्रशांत है। सो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए वहाँ पर उनको क्या होता है, एक जगह ना वो किसी भूतिया जगह में घुस जाते हैं। वहाँ पे खूब सारे भूत प्रेत होते हैं। तो उनकी शिप अचानक से स्लो हो जाती है, पानी बहुत ही गाढ़ा लगना शुरू हो जाता है और उनको लगता है कि हम किसी बुरी जगह पे आ गए हैं। तो उनको फिर, पर तब भी आगे शिप बढ़ ही रही होती है, आराम आराम से बढ़ रही होती है, मगर बढ़ ही रही होती है। तो अचानक से क्या होता है, एक बंदा होता है वहाँ पर, उसको ऐसे ही ख्याल आता है, उसके हाथ में एक वो होता है क्रॉसबो होता है, तीर कमान। उसके मन में ख्याल आता है मैं तीर कमान का इस्तेमाल करता हूँ। तो शिप के ऊपर एक एल्बाट्रॉस उड़ रहा होता है, एक पक्षी एल्बाट्रॉस। तो बिना वजह ऐसे ही वो तीर कमान उठाता है और एल्बाट्रॉस को मार देता है तीर से, और एल्बाट्रॉस सीधा गिर के उस शिप में आती है। तो उससे क्या होता है, आसपास जो स्पिरिट्स, जो डीमंस जो थे वहाँ पे, भूत प्रेत थे, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अच्छा, एक तो हमारे इलाके में और ऊपर से ऐसी बदमाशी। तो फिर वो क्या करते हैं, बहुत उस शिप के साथ ख़राब चीज़ें करते हैं। उस शिप को बिल्कुल रोक देते हैं वहाँ पे, पहले तो घुमा सा देते हैं शिप को, उसकी पूरा वहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता है, आगे फॉग हो जाता है और कई हफ्तों तक वहीं पे पड़े रहते हैं वो। तो बाद में जो उसके सेलर्स होते हैं, जो उस आदमी के जिसने तीर कमान से एल्बाट्रॉस को मारा होता है, वो गुस्से में आके, क्योंकि उनको लगता है कि उस आदमी ने जो एल्बाट्रॉस को मारा है उसी की वजह से उनकी शिप अब बस फंस चुकी है फॉग में और आगे वो बढ़ नहीं पा रहे। तो गुस्से में आके वो मरा हुआ एल्बाट्रॉस होते हैं उसी की गर्दन में बांध देते हैं। वो अभी फ़ोटो में दिखाऊंगा अभी आगे आपको, बहुत ही एक फेमस, एक उस पर स्टैचू वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ से आता है एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। बाद में पोयम में बहुत और चीज़ें होती हैं, वो भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं वो आगे जाके पूरी शिप को डुबा देते हैं और ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। सिर्फ वही एक बंदा बचता है जिसने एल्बाट्रॉस को मारा था। वो आगे जाके बूढ़ा होके वापस जब अपने देश पहुंचता है तो लोगों को बस कहानी बताता रहता है कि पक्षियों को मत मारा करो, जानवरों को मत मारा करो, कुछ एक आत्मा, कुछ एक प्रेत वगैरह होता है जो उसका बदला लेता है। ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर एक पोएम है। तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक, ठीक है, ये वहाँ से आता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। द डेप्ट आई एक्यूमुलेटेड, डेप्ट मतलब उधार, जो मैंने खूब सारा इकट्ठा कर लिया है ओवर द ईयर्स, अब क्या बन गया है, ऐसे लग रहा है जैसे एक एल्बाट्रॉस अराउंड माई नेक है, कि जैसे कोई एक बोझ हो, एक बर्डन सा हो, कोई मैंने गलती कर रखी हो, उसका एक बर्डन सा डाल दिया हो। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, हिज अनसपोर्टिव फैमिली इज लाइक एन एल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक। हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती, कभी कभी देर आर अनफॉर्चुनेट पीपल, उनकी फैमिली अनसपोर्टिव भी होती है। तो वो काफ़ी हद तक एल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक होती है, क्योंकि उसको फैमिली है, उसके साथ तो चलना ही होगा, उनके साथ चलना ही होगा। एक बर्डन सा होता है उसके लिए। तो अच्छा, अब कुछ आपको फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको उससे थोड़ा मज़ा भी आएगा और थोड़ा याद रखने में भी आसानी होगी। बाकी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप में इस बहुत ही फेमस और महान पोएम को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो शिप है जो जा रही थी, ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ी अजीब सी जगह पे आ चुकी है, अटक सी गई है। और अटक क्यों गई है, क्योंकि जो ऊपर भूत प्रेत थे जो उस जगह के, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एल्बाट्रॉस को उस आदमी ने तीर से मार दिया था, ठीक है। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी जगह इंग्लैंड में आपको कोस्टल एरिया में ये भी दिखेगा ऐसा स्टैचू, एक आदमी खड़ा होगा, उस पर रस्सी होगी और साथ में ये एल्बाट्रॉस उसके गर्दन से टांगा हुआ है। और यहाँ पे एक और डिपिक्शन है कि एल्बाट्रॉस उसके गर्दन से टंगा हुआ है। अब मुझे लगता नहीं है आप कभी भूलेंगे इसको, एंड अच्छी बात है, भूलना भी नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। और हाँ, अगर आपका मन करे तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर एक पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया वहीं से ये इडियम आता है। उसको भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। हालांकि पढ़ने में काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। आगे देखिए, आप लोगों के लिए टास्क ऑफ द डे है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, या तो अकेलीज हील पे बना दीजिएगा या फिर पुट पेड टू पे, ठीक है, या फिर दोनों पे। इट्स योर विश, कोई आपको रोकेगा नहीं। एंड अगेन एज आई से इन एवरी सिंगल वीडियो,
अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाने, आप लेज़ी फील कर रहे हैं या जो भी रीज़न है, प्लीज़ डू सपोर्ट द पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। काफ़ी बढ़िया सेंटेंसेस बना रहे हैं वो। एंड एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिएगा अगर करना है, ताकि उनको भी हेल्प हो। एंड अगर वो भी नहीं करना तो प्लीज़ सेंटेंस देख ही लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड लाइक द वीडियो एज वेल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई आपका व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह हो, वहाँ पे ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँ। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।